जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बॉयलर प्रॉब्लम्स। और बॉयलर प्रॉब्लम्स में हम 5 टाइप की प्रॉब्लम्स देख चुके थे। और आई होप उसकी वीडियोस आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है पूरी प्लेलिस्ट की, आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इन बॉयलर। तो आखिर में ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, क्या इसका इफेक्ट्स है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर में कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक फिनोमिना है जिसके अंदर हमारा बॉयलर का जो मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि नाम ही आपको क्लियर कर रहा है, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक का मतलब हमारा हो जाएगा यहां से बेसिक नेचर। ठीक है, कॉस्टिक सोडा आपने सुना होगा, डेट इज NaOH। तो कॉस्टिक यही हो गया कि हमारा कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट मतलब कि जो बेसिक नेचर के सब्सटेंस है उनकी वजह से जो हमारा ब्रिटल नेचर में कन्वर्ट हो जा रहा है बॉयलर का मटेरियल, उसी को बोला गया है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए लिख कर लाया हूं कि इट इज अ फिनोमिना ड्यूरिंग विच the boiler material becomes brittle due to the accumulation of caustic substance। caustic substance मतलब बेसिक सब्सटेंस बोल देते हैं, जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कि NaOH हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक फिनोमेना है जिसके अंदर बॉयलर मटेरियल हमारा कैसा हो जाता है, ब्रिटल नेचर का हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हमारे बेसिक नेचर के जो सब्सटेंस है या कॉस्टिक सब्सटेंस है उनकी वजह से। क्लियर हुआ? ठीक है। सेकंड ही हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का क्या है, बॉयलर कोरोजन ही है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो हमने बात करी थी बॉयलर कोरोजन, तो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट भी हमारा एक टाइप का क्या है, बॉयलर कोरोजन है। यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है, जो कि जनरली हमको क्या बोलेंगे, हाई अल्कलाइन डेट इज बेसिक वाटर की वजह से देखने को मिलता है। मतलब कि जो बॉयलर फीड वाटर है उसका नेचर अगर अल्कलाइन है, मतलब कि उसका पीएच काफी ज्यादा है, डेट इज मान लो पीएच 10 है, 11 है, अप टू 14 भी अगर होगा, तो उस पीएच की वजह से, पीएच ज्यादा रहेगा, दैट इज हमारा बेसिक नेचर का अगर वाटर रहेगा, तो उसके केस में हमको ये देखने को मिलता है कौन, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। क्या होता है दोस्तों, जनरली ये जो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट है हमको हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सॉफ्टेंड वाटर यूज करते हैं। जिससे कि सॉफ्टेंड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी हार्डनेस नहीं होती, जैसे कि हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नहीं होते हैं। तो जहां पर भी जो हाई प्रेशर बॉयलर है वहां पर हम अगर वाटर का यूज कर रहे हैं बॉयलर फीड वाटर में, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि टिपिकली हैपेंस इन हाई प्रेशर बॉयलर यूजिंग सॉफ्ट एंड वाटर। ठीक है, आगे एक बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कि आखिर में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगी हमको कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया सॉफ्ट एंड वाटर, तो लाइम सोडा प्रोसेस जो कि हमारे सॉफ्टनिंग मेथड से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो लाइम सोडा प्रोसेस से जो वाटर हमने सॉफ्टन कराया है, ठीक है, दैट इज परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के जो मेथड से, वो है हमारे लाइम सोडा प्रोसेस। एक तो एक आयन एक्सचेंज मेथड है, एक जियोलाइट प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर हमने जो सॉफ्ट एंड वाटर लाइम सोडा प्रोसेस से मिला है उसका अगर यूज करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज Na2CO3। अब ये Na2CO3 का जब डीकंपोजिशन होगा, ठीक है, तो ये हमको यहाँ से NaOH देता है। उस NaOH की वजह से हमारा बॉयलर के अंदर कोरोजन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉल्स्टिक एम्ब्रिटलमेंट इन बॉयलर के पीछे किसका हाथ होता है, वो होता है हमारे अल्कलाइन मटेरियल, डेट इज कॉस्टिक मटेरियल। और वो हमारे वाटर के अंदर कहां से आते हैं, वो आएंगे लाइम सोडा प्रोसेस से। ठीक है, अब लाइम सोडा प्रोसेस क्या है, आप या तो देख सकते हैं, वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं तो इसके बाद में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं डीकंपोजिशन, दैट इज Na2CO3 का जीव रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो यहां से ट्वाइस ऑफ NaOH मिलेगा। ये ट्वाइस ऑफ NaOH जो है, दैट इज NaOH है, इसकी वजह से हमको कोरोजन देखने को मिलता है बॉयलर के अंदर। और वो कोरोजन कैसे नेचर का होता है, ब्रिटल नेचर का होता है। और किसकी वजह से होता है, ये कॉस्टिक सोडा है, ये NaOH, जिसको हम अल्कलाइन नेचर का बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये इसका क्या इफेक्ट होगा फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मेकिंग वाटर हाईली बेसिक नेचर का। जो वाटर है हमारा बॉयलर के अंदर, वो ये रिएक्शन होने की वजह से उसका बेसिक नेचर बढ़ जाता है, ज्यादा बेसिसिटी उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर के अंदर कोरोजन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स, क्या क्या मैकेनिज्म होती है। देखो,
मैकेनिज्म सिंपल सी बताए, सबसे पहले कैपिलरी एक्शन क्या होगा, मानो मैं आपको बताता हूं कि ये मेरा बॉयलर है ना, इस बॉयलर की ये कुछ थिकनेस होगी, यहाँ पर कुछ क्रैक से, मानो माइनर सा क्रैक है, इस माइनर क्रैक के अंदर क्या होगा, जो भी हमारा वाटर रहेगा वो वाटर क्या करेगा, इस माइन्यूट से क्रैक के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, एंटर कर जाएगा मतलब कि हम कह सकते हैं जो भी हमारे बैंड से, जॉइंट से या फिर रिवेटेड जहां पर लगा है वहां पर थोड़ा सा गैप होता है ना, उस गैप के अंदर जैसे ये वाटर ने एंट्री ली, कैसे एंट्री लेगा, ये कैपिलरी एक्शन की मदद से। कैपिलरी एक्शन मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ठीक है, तो उस एक्शन से धीरे धीरे इन जॉइंट्स के अंदर ये क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, कौन, हमारा जो NaOH के साथ जो बेसिक वाटर है, डेट इज कॉस्टिक वाटर हम कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एंट्री ले लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसने यहाँ पर एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होएगा, ठीक है, हम इसको हीट कर रहे थे, हीट कर रहे थे तो यहाँ से वाटर मेरा क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा, या वाटर मेरा स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH बढ़ती जाएगी, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी फ्रेंड्स, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो वाटर एंटर किया, इसमें क्या होगी, ये तो मेरा मान लो एक प्रकार से डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट NaOH होगा। लेकिन अभी जो ये वाटर बाहर बच गया है कुछ टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम में लिख देता हूं, टी टाइम के बाद, टी टाइम लेटर, टी टाइम लेटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो मेरा NaOH है यहाँ कैसे हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो जाएगा मेरा, क्योंकि सेम अमाउंट, मानो 1 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर पानी में आपका मान लो जो NaOH प्रेजेंट है वो 100 ग्राम होगा, मान लो फिलहाल के लिए, जैसे जैसे आपका आपने उसको हीट किया तो वाटर आपका बचा मानो अभी फिलहाल के लिए 700 ml, लेकिन उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर अब सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, जो पहले आपने 100 ग्राम लिया था, मानो स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पर आपका यहाँ पर NaOH कितना था, 10 ग्राम मान लो, है ना, T इज इक्वल टू टी टाइम पर आपका NaOH हो गया मानो 5 ग्राम, सॉरी ये तो कांस्टेंट रहेगा ना 10 ग्राम, लेकिन T इक्वल्स टू 0 पर आपका वाटर था 1 लीटर, अभी T इक्वल्स टू टी टाइम पर कितना वाटर रहा होगा यहाँ पर, मानो 800 ml मान लेता हूं, तो पहले 1 लीटर के अंदर 10 ग्राम था, अभी 800 ml के अंदर आपका 10 ग्राम है, तो कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर इवोपरेट्स इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन इन दी क्रेक्स। ठीक है, आगे अगर बात करें इसी के अंदर, तो अब क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन बढ़ा, इसकी वजह से कॉस्टिक सोडा हमारा क्या करेगा, ये डिसॉल्व करने लगता है बॉयलर पार्ट को, इट इज कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्स द आयरन फ्रॉम बॉयलर पार्ट्स फॉर्मिंग सोडियम फेरेट, दैट इज इसकी रिएक्शन आप देखेंगे, तो ये सोडियम फेरेट की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, तो यहाँ से NaOH प्लस Fe3O4 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहली मैकेनिज्म, पहला स्टेप क्या है, कैपिलरी एक्शन, मतलब कि वाटर हमारा बॉयलर के क्रैक्स में एंट्री लेगा। दूसरा क्या होता है, फिर कंसंट्रेशन धीरे धीरे हमारी बढ़ने लगती है, किसकी, जो भी हमारे सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगती है किसके अंदर, क्रैक्स के अंदर, और फिर वो जो कंसंट्रेटेड NaOH रहता है हमारा, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, और वहां से हमको सोडियम फेरेट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्टेप है फ्रेंड्स, रिजल्ट क्या आता है इस रिएक्शन का, कि जो हमारा बॉयलर का मटेरियल है वो वीक हो जाता है, और इम्ब्रिटलमेंट, जिसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल फेलियर हमको देखने को मिलता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछता है कि मैकेनिज्म बताइए कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की, तो आपको ये तीन चीज लिख देना है, पहले कैपिलर रिएक्शन, कंसंट्रेशन इंक्रीमेंट एंड अटैक ऑन मेटल, और ये रिएक्शन आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ कि जैसे कि ये बॉयलर मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, ये अल्कलाइन वाटर है बॉयलर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये डिजोल्व सॉल्ट से किसके, NaOH के। अब क्या होता है, ये यहाँ पर एक क्रैक है, ये क्रैक दिखाई दे रहा होगा आपका बॉयलर के अंदर, इसको हमने क्या किया, बड़ा कर दिया, तो ये कुछ क्रैक आपको अब इस टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको एक चीज नजर आएगा कि ये यहां पर दो चीज है, एक कैथोड है और एक मेरा है एनोड। ठीक है, तो कैथोड एनोड मेरे ख्याल से आपको पता है, बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं ना, एक कैथोड एक एनोड, तो वैसे यहां पर इसका सेटअप होने वाला है। तो देखो, ये मेरा हेयरलाइन क्रैक था, ये यहाँ पर हमारा क्या था, अल्कलाइन वाटर था जिसके अंदर डिजोल्व NaOH थे, जो कि मैंने अभी रेड कलर से कर दिया है आपके सामने, है ना। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो इनसाइड जो वाटर रहेगा, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि जो हमारे क्रैक है, क्रैक की बाउंड्री पे जो वाटर जा चुका है, जिसके अंदर क्या है, हमारे NaOH है, तो वो हमारा होता है फ्रेंड्स कैसा, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन मेरे ख्याल से आप जानते हैं, डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आयरन है, दैट इज ये हमारा जो क्रैक के जो बाउंड्री पर जो आयरन है,
वो उसको सराउंड किया है किसने, हमारे डाइल्यूट NaOH ने, मतलब पहले कर रखा है। दूसरा, अगर जो आयरन हमारे कंसंट्रेटेड NaOH ने सराउंडेड किया है वो क्या है, हमारा एनोड है। तो यहाँ पर आपको दो चीज देखने को मिलेगी, एक कैथोड एक एनोड। तो यहाँ पर एक ये पूरा बैटरी का टर्मिनल जैसे होता है वैसा आपको देखने को मिल गया। तो अब क्या करेगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा इनिशियल में जो था, डेट इज इनिशियल पहले कैसा था, डाइल्यूट NaOH था इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और फाइनल हमारा कैसा हो जाता है, फाइनल हमारा हो जाता है फ्रेंड्स कंसंट्रेटेड NaOH। तो क्या होगा, जो हमारा कॉस्टिक सॉल्यूशन है, कॉस्टिक सॉल्यूशन जिसको हम लोग वाटर बोल रहे हैं बॉयलर के अंदर, वो क्या करेगा, हमारे हेयर क्रैक्स के अंदर एंट्री लेगा। जैसे एंट्री लेगा उसकी वजह से जो हमारे जो एनोड पर जो भी आयरन रहेगा वो उसको डिसॉल्व कर देगा। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा है डायग्राम, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। डायग्राम में तीन चीजें मैंने आपको बताई है। पहला कि ये जो रेड रेड है ये हमारे क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे डिसॉल्व्ड NaOH है, और ये मेरा क्रेक है जिसको कि हमने बड़ा किया है, दैट इज हेयरलाइन क्रेक है। इसके अंदर जो क्रैक की जो वॉल है यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको डाइल्यूट NaOH मिलेगा, और जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ये हमारा वाटर कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ बोलेंगे हम यहाँ पर NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जहां पर NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हमारा एनोड हो जाएगा, और जहां पर NaOH की कंसंट्रेशन पहले से इनिशियल में जो थी वो हमारा क्या है, कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख के लाया हूं फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ये पहली बात आपको ध्यान दीजिएगा कि कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट किन किन एरिया में होता है। तो जैसे बैंड्स हो गया, जॉइंट्स हो गए, या फिर रिवेट्स हो गए। बॉयलर के जो भी बैंड्स रहेंगे पाइप के, या जॉइंट्स रहेंगे, या फिर जहां से भी रिवेटेड कनेक्शन किया है जिससे कि बॉयलर मटेरियल को हमने क्या करा है, सर्कुलर या फिर जो भी शेप में दिया, तो वहां पर रिवेट्स का यूज करते हैं। उसकी वजह वहां पर उस पॉइंट पर ये क्या करता है, अटैक करता है। वर्नेबल एरियाज की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारे ज्यादा क्रैकिंग या फिर फेलियर को सब्जेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे एरियाज दैट इज ये बैंड जॉइंट्स या फिर रिवेट्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, साथ में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैकेनिकली एम्ब्रिटलमेंट जो हो रहा है वो हमारा सेटिंग ऑफ कंसंट्रेशन सेल की वजह से हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या NaOH और दैट इज कंसंट्रेटेड NaOH, दैट इज एनोड और कैथोड का सेटअप हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन सेल यहाँ पर बन रहा है। इसकी वजह से हमारा एम्ब्रिटलमेंट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स सेम चीज मैंने लिखी है कि आयरन सराउंडेड बाय डाइल्यूट NaOH एक्टिंग एज कैथोड। देखो ये डाइल्यूट NaOH ने जिसको सराउंड किया वो हमारा कैथोड की तरह काम करेगा, वाइल जो आयरन हमारे कंसंट्रेटेड NaOH की वजह से सराउंडेड है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोल देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आयरन हमारे एनोडिक पार्ट के पास रहेगा वो डिसॉल्व हो जाएगा या फिर कोरोड हो जाएगा। मतलब कि सिंपल सी बात, जैसे जैसे जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है किसमें, NaOH की कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा है उस पर्टिकुलर बॉयलर के पार्ट को वो डिसॉल्व कर देगा या कोरोड कर देगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, लेकिन कैसे प्रिवेंट किया जाए किसको, बॉयलर कोरोजन को। तो यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन मेथड है जो कि मैं आपको बताता हूं। देखो, सोडियम फॉस्फेट सॉफ्टनिंग आप करा सकते हैं। आपने लाइम सोडा प्रोसेस की अगर वीडियो देख ली है तो अच्छी बात है। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, सोडियम कार्बोनेट का यूज कर रहे थे। दिस इज यहाँ मैं लिख के लाया हूं कि सोडियम फॉस्फेट का यूज करिए आप किसकी जगह, सोडियम कार्बोनेट की जगह। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, सोडियम फॉस्फेट अगर वहां पर यूज करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो वाटर है, डेट इज वाटर का अल्कलाइन नेचर कम हो जाएगा। सेकेंड प्रिवेंशन मेथड फ्रेंड्स ये है कि आप टेनेनिन या फिर लेगनिन का यूज करिए, ऐड कर दीजिए उसके अंदर। क्योंकि ये क्या होता है, ये जो केमिकल्स बोल देते हैं इनको, ये हमारी जो हेयरलाइन क्रेक्स होते हैं बॉयलर के अंदर जो कि मैंने आपको बताए, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अगर वो हेयरलाइन क्रेक्स हमारे ब्लॉक हो जाएंगे तो उसके अंदर कॉस्टिक सोडा की एंट्री नहीं होगी। अगर कॉस्टिक सोडा उसके अंदर नहीं जाएगा तो फिर वहां पर हमारे कोरोजन नहीं होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। या तो आप जो लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट का यूज किया था वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, वहां पर सोडियम सॉरी 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 सोडियम लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर आपने सोडियम कार्बोनेट का यूज किया था, उस जगह आप सोडियम फॉस्फेट का यूज करिए, या फिर आप टेनेनिन या फिर लिग्निन को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपके जो हेयरलाइन क्रेक है वो ब्लॉक हो जाए। एक और मेथड है फ्रेंड्स, थर्ड मेथड, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट को मिला सकते हैं, डेट इज Na2SO4। Na2SO4 का एडिशन भी आप वाटर के अंदर कर सकते हैं। इसका भी काम सेम है। ये क्या करता है, जो भी हेयरलाइन क्रेक्स है उनको रोकता है और कॉस्टिक इन्फिल्ट्रेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर बताऊं फ्रेंड्स, लेकिन ये इसको और अच्छे से जो भी हमारी क्रैकिंग वगैरह है किसके अंदर, बॉयलर के अंदर, दैट इज उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्पेसिफिक रेशियो। मतलब कि सोडियम सल्फेट
टू NaOH का रेशियो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट में मेंटेन करते हैं प्रॉपरली, तो उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, क्रैकिंग को। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, यहां पर अगर आप देखेंगे कि अगर आपने सोडियम सल्फेट टू NaOH का जो रेशियो है उसको मेंटेन किया है, जैसे कि अगर आपका अप टू 10 एटीएम प्रेशर तक आपका बॉयलर है, बॉयलर प्रेशर अगर 10 एटीएम तक है, तो आप वहां पर रेशियो मेंटेन कर सकते हैं 1:1, मतलब कि Na2SO4 और NaOH इक्वल क्वांटिटी में वहां पर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका बॉयलर प्रेशर 10 एटीएम टू 20 एटीएम तक है, तो वहां पर आप रेशियो 2:1 मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि 2 पार्ट्स ऑफ सोडियम सल्फेट एंड 1 पार्ट ऑफ NaOH। ठीक है, वहीं अगर आपका एटीएम जो प्रेशर है वो आपका 20 एटीएम से ज्यादा, एटीएम समझते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उससे अगर ज्यादा है तो आपको वहां पर 3:1 का रेशियो मेंटेन करना है। समझ आया कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की समरी में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने बात करी कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, किसकी वजह से होता है। तो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हमारा एक टाइप का फिनोमेना है जिसके अंदर हमारा बॉयलर मटेरियल ब्रिटल हो जाता है या फिर कोरोड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन वाटर। साथ में एक और चीज ध्यान रखना है कि जो कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट है केवल केवल हमको हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है ना, और कैसे होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है उसका डीकंपोजिशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि हमारे बॉयलर्स के जो वॉल है उसके जो क्रेक्स है, माइन्यूट क्रेक, उनके अंदर एंट्री करता है और वहां से उसको वीक कर देता है। ठीक है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सोडियम फॉस्फेट का यूज कर लीजिए, आप सोडियम कार्बोनेट की जगह टेनिनिन को ऐड कर सकते हैं वाटर के अंदर, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स कि प्रिवेंटिंग कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट इज क्रूशियल। देखो, इसको अगर आप प्रिवेंट कर पा रहे हैं ना, तो आपके बॉयलर का लाइफ स्पान बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ में सेफ्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है, हेयरलाइन क्रेक्स अगर डेवलप हो रहे हैं बॉयलर के अंदर और उसके अंदर कोरोजन देखने को मिल रहा है, तो उससे वहां पर एक्सप्लोजन का चांसेस बन जाता है, बॉयलर खराब हो जाएगा, फट सकता है, उसकी जो डिजायर्ड लाइफ स्पैन है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, यहां पर हमने बात करी कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट की, और मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, किसकी वजह से होता है, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।